जी हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो आइए सर बातचीत करते हैं अपने आज की टॉपिक पे। आरंभ बैच जो हमारा 2.0 चल रहा है, रिविजनरी बैच पार्टनरशिप का फॉर द बैच 2023-24। तो आज हम पूरी जो पढ़ाई है वो हम कंप्लीट कर लेंगे रिटायरमेंट और डेथ टॉपिक तक। ऑलमोस्ट सारे कंटेंट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं वीडियोस के थ्रू। तो आज हमको क्या क्या चीज़ों पे बात करनी है, तो सबसे पहले आज हम जानना सीखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। द नेक्स्ट इज, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी जाए क्योंकि आज सारी चीज़ों को सिंक करके और एक ही जगह पे हमको उसको मर्ज करके बनाना है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो जल्दी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल डिसोल्यूशन पे वो कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहेगी डिसोल्यूशन के लिए। डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिर हमको बनाना सीखना है। डिसीज्ड मतलब हो गया कि जो पार्टनर मर जाता है, मरे हुए पार्टनर को डाइड पार्टनर नहीं बोलते हैं, डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। फिर एक और अकाउंट होता है डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके अकाउंट को बनाना सीखना है। फिर डिसीज्ड पार्टनर जो मरता है वो जिस दिन मर रहा होता है, क्योंकि डेथ जो होती है वो हमेशा अनसर्टेन होती है, तो अनसर्टेन डेथ के केस में जितने दिन वो रहा है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 50 दिन, 60 दिन, वॉट एवर डेज या वॉट एवर मंथ में भी, तो उसको उतने दिनों का प्रॉफिट दिया जाता है टिल डेट ऑफ डेथ। वो प्रॉफिट निकालने का तरीका, उसमें 2 मेथड हैं वो, और उसका अकाउंटिंग करने का तरीका, उसमें भी 2 मेथड हैं वो भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। और सबसे जरूरी चीज कि चाहे पार्टनर रिटायर होके जा रहा हो या पार्टनर मर के जा रहा हो, जो वो पैसा लगाया था या जो उसकी बाकी और तमाम चीजें थी, जैसे उसका गुडविल, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसका रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उसकी ड्राइंग माइनस करना, जो भी उसका फाइनल बैलेंस हो रहा था वो कैसे पे होगा। तो पेमेंट करने के जो भी मेथड्स हैं वो हम सीखेंगे, वो हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने सर अभी बात की कि हो सकता है कि अगर आज का वीडियो थोड़ा लेंथी जाएगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम सर शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई और कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो के साथ आउट ऑफ 36 मार्क्स इन पार्टनरशिप 28 नंबर की जो हमारी पूरी पढ़ाई होगी, क्योंकि डिसोल्यूशन 6 to 8 मार्क्स का बोर्ड में वेटेज होता है, तो आउट ऑफ 36 हम 28 मार्क्स की पढ़ाई आज इस वीडियो के साथ कंप्लीट कर लेंगे सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो तब आगे शुरू करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना देख लेते हैं, ठीक है। माइक एक्टिव है, ठीक। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि 6 नंबर में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा, या तो और करके आएगा तो डिसीज्ड पार्टनर का, मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस किधर लिखा जाता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट क्या करके लिखा जाता है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है वो और क्या क्या चीजें गेन कर सकता है, क्योंकि सारी गेनिंग वाली चीजें क्रेडिट में लिखी जाती हैं, ठीक है। गेन क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले रिजर्व्स, उसके शेयर ऑफ रिजर्व। तो अगर किसी तरह के रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, तो वो आप उसके शेयर पे बांट दो। तो बाई जो भी रिजर्व्स हैं, और रिजर्व का ट्रीटमेंट हम पिछले वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं कैसे जाता है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो। एक जरूरी बात, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अगर दिया हुआ है तो वो नहीं बटेगा, ये बात दिमाग में रखो। ये वर्ड एम्प्लॉइज, अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड है या रिजर्व फंड है, जैसे रिजर्व को रिजर्व फंड नाम से लिखा है तो वो बटेगा, मगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अगर वर्ड लिखा हुआ है तो वो नहीं बटेगा, ठीक है। वो ये मत कि उसको भी उठा के पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देना, ये दिमाग में बैठा के रखो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो जितने भी तरह के रिजर्व्स हैं वो उस पार्टनर को उसके ओल्ड रेशियो में दे दोगे। अब रिजर्व के साथ साथ एक और चीज क्या होती है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पिछली साल का बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा होगा, पीएल क्रेडिट करके लिखा होगा। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है तो वो बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसको क्या मिलने वाला है? लॉस उस साल का, ठीक है। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस को कहां बांटेंगे आप? डेबिट साइड में।
और क्या हम उसको दे सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस बांट दिए, रिजर्व बांट दिए, अब उसके शेयर ऑफ गुडविल, उसको उसके हिस्से की गुडविल, तो वो कौन देगा, जो दो बचे हुए, जैसे ए बी सी पार्टनर है, अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी की कैपिटल बना रहे हैं हम, तो उसको कौन देगा, ए और बी देंगे। तो बाई रिमेनिंग पार्टनर, उनका नाम यहां पे लिखा जाएगा, बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है, दो बार, बाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये क्या जा रहा है उसको, शेयर ऑफ गुडविल जा रही है, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये क्या उसको जा रहा है, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल 2 है 3 है, जितने भी रिमेनिंग है उनका नाम हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो क्या होती है, राइट ऑफ होती है, वो राइट ऑफ होगी किधर लिखी जाएगी, डेबिट साइड में, तो टू गुडविल, ये एग्जिस्टिंग वाली है जो डेबिट में लिखी जा रही है। फिर उसके बाद एक और चीज क्या है, एक और चीज याद करो, और क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग अगर है तो वो किधर लिखी जाएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबल बातें बता रहा हूं, ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखी जाएगी, डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मान लो कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और भी अगर कुछ एक आध दो चीजें छूट रही होंगी तो वो हम मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति हमको है नहीं। अब आते हैं आगे की बात पे। अब चूंकि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर होके जा रहा है, डिसीज्ड का भी इसके बाद अभी तुरंत इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, अब रिटायर होके जा रहा है तो उसके पैसे के साथ क्या किया जाए, उसको उसके हिस्से का पैसा दे दिया जाए, ठीक है, उसको उसके हिस्से का पैसा दे दो। तो उसमें तुम्हारे साथ क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं, मतलब अब उसको पैसा दे देना है ना, उसके पैसे को बैलेंस शीट ही नहीं करना है, ये समझदारी की बात है। क्रेडिट पूरा जोड़ो, तुमने पूरा ये क्रेडिट जोड़ा, और क्रेडिट और डेबिट जोड़ा, जाहिर सी बात है कि क्रेडिट का जो टोटल होगा वो ज्यादा होगा, तो ये जो क्रेडिट का यहां वाला टोटल है उसको यहां लिख दो डेबिट के टोटल में, फिर डेबिट के बाकी फिगर्स को जोड़ो और डिफरेंस निकालो। अब जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, उस डिफरेंस को पेमेंट करना है। तो हमारी आगे की जो बात है वो ये है, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, कुछ विजिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं सर। पहला मेड पेमेंट, आप पेमेंट कर दोगे, मगर पेमेंट कब करोगे, जब क्वेश्चन में बोलेगा, व्हेन आस्क्ड, ये पहला केस है, ठीक। दूसरा केस क्या है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में अगर बोला है कि पे कर दो तो पे करोगे, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं बोलेगा पे करने को, क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन एक और दे देगा, वो क्या दे देगा, ट्रांसफर्ड, उस पैसे को आप क्या कर दीजिए, ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ये भी कहेगा क्वेश्चन में, व्हेन आस्क्ड, जब ये क्वेश्चन में कहे। और तीसरा, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला, ना बोला कि पे करो, ना बोला कि लोन में डालो, तो क्या करेंगे, उसका पैसा जब्त करके रख लेंगे, नहीं सर, अगर कुछ नहीं बोलेगा, इवन नॉट आस्क्ड, अगर कुछ नहीं भी बोलेगा तो भी लोन में डालेंगे। मतलब पेमेंट करने के 3 मेथड हैं, पहला उसको पे करो जब कहे तो, जब सिर्फ कहे तो, नहीं कहे तो नहीं, ठीक है। दूसरा कहे कि पेमेंट करने को बोला है मगर पैसा नहीं पे करने बोला है, बोला है कि उतना उसका हिस्सा उसके लोन अकाउंट में डाल दो, सवाल में बोला तो लोन में डालो, और सवाल कुछ बोलबे नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ना पेमेंट करने को बोले सवाल, ना लोन में डालने को बोले, कुछ बोले ही ना, एकदम म्यूट रहे, तो भी आप उठा के क्या डालेंगे, लोन में ही डालेंगे, ठीक।
तो आपको जो भी करना है, अगर पेमेंट करना है तो आपको क्या लिखना होगा, टू कैश या टू बैंक, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो टू, मान लो कि जो सी है अगर, तो टू पार्टनर्स लोन, सीज लोन यहां पे लिख देना, ठीक है, टू सीज लोन। ठीक, अगर बोला पेमेंट करने को तो पूरा पेमेंट कर देना, अगर बोला लोन में डालने को तो लोन में डाल देना, अगर कुछ नहीं बोला तो भी लोन में पड़ जाएगा। और एक और चीज, मान लो बोल दिया कि जो भी सी का बैलेंस है उसका 40% पे करो, ठीक है, और 60% लोन में डालो, तो पहले टू बैंक करोगे 40% से और फिर टू सीज लोन करोगे 60% से। इज दैट क्लियर? ये पूरा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल पूरा खत्म है। इसके बाद तुमको बता देता हूं डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल का क्या हाल होना है, ठीक है, बस उसमें मामला फिर खत्म हो जाएगा। देखो डेथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक ऊपर की लाइन छूट रही है, जब पार्टनर की डेथ होती है तो जब डेथ जो पार्टनर होती है, डिसीज्ड पार्टनर की जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके पहले कुछ उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम जान लें, फिर हम इत्मीनान से चलेंगे। तो जो पार्टनर मर रहा होता है उसको क्या क्या देना होता है, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है सबसे ऊपर, उसको उसकी कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो चीज निकालना है, आइडेंटिफाई करना सीखना है, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। सबसे जरूरी ये हमको अभी सीखना पड़ेगा सेपरेटली, तो ये हमको सीखना बाकी है। शेयर ऑफ गुडविल का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान चुके हैं, जो पार्टनर मर रहा होता है उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल डेबिट होगी, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल पहले दिन हम देख चुके हैं, पार्टनर की कैपिटल कितनी है मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय वो कितने दिन रह के मरा है, क्योंकि पूरे साल भर तो नहीं रहा होगा। मान लो 3 महीने रह के मर गया है तो 3/12, 4 महीने रह के मर गया है तो 4/12, 6 महीने रह के मरा है तो 6/12, ठीक है, कुछ डेज रह के मरा है तो उतने डेज बाई 365, ऐसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालने आता ही है। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व का शेयर क्या होता है, ओल्ड रेशियो में जाएगा, ठीक है। ए बी सी पार्टनर है, सी मर गया तो सी को उसके शेयर का जो भी रिजर्व होगा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट में वो बांट देंगे, ये हम पढ़ ही चुके हैं, इसके वीडियो भी है हमारे पास प्रॉपर। और पेमेंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, पेमेंट कैसे करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको पेमेंट करना अभी हमने पढ़ा, तो जो मर रहा है उसको भी सेम फंडा लगेगा, अगर बोला है तो पे कर देंगे और नहीं बोला है तो पे कर देंगे और नहीं बोला है तो लोन अकाउंट में, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली बोला है कि लोन में डालिए तो लोन में ही डालेंगे, समझदारी की बात है, मतलब पे करने को बोलेगा तो पे करेंगे, लोन में डालने को बोलेगा तो लोन में डालेंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो लोन में डालेंगे। इज दैट क्लियर? जो रिटायरिंग में था वही डिसीज में भी, बस थोड़े से का अंतर है, डिसीज में डेथ में थोड़ा सा का अंतर है, बस हल्का सा स्लाइड चेंज है। तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले अभी हम निकालना ये सीख लें, फिर उसका कैपिटल अकाउंट सीधे मैं बना दूंगा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालने के ये दो मेथड है, फॉर्मूला बोर्ड पे है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक। दो मेथड है, पहला मेथड है सेल्स बेसिस पे निकलता है। अब सेल्स बेसिस को पहले समझ लो कि कैसे सेल्स बेसिस है, क्या ये समझ लो, सेल्स बेसिस क्या चीज, उसमें क्या कहना चाह रहा है। लाइक प्रीवियस ईयर में कुछ सेल हुई है, तो प्रीवियस ईयर सेल हुई है तो प्रीवियस ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रीवियस ईयर जो सेल हुई है वो पूरे 1 साल की हुई है, तो उस 1 साल के बेस पे उस 1 साल का प्रॉफिट निकला। मगर इस साल पार्टनर फॉर एग्जांपल 3 महीने रह के मर जा रहा है, ठीक है, तो 3 महीने तक की सेल का कोई हिसाब होगा, बिल्कुल। तो आपको सवाल में बताएगा कि इस साल की पार्टनर की डेथ तक की सेल इतनी है, फुल स्टॉप, प्रीवियस ईयर की सेल इतनी थी और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इतना था, ठीक है। उस बेसिस पे अब तक जो सेल हुई है इस साल की, तो उस पे प्रॉफिट निकालिए, ये बोलेगा कहने को, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट हुआ था वो ऊपर रखो, नीचे क्या रखोगे प्रीवियस ईयर की सेल, मल्टीप्लाई किया करोगे इस साल का प्रॉफिट, लिख दिए, प्रॉफिट नहीं यहाँ पे होगा, इस साल की सेल लिखो, ठीक है, सेल टिल डेट ऑफ डेथ, इस साल की जो सेल है वो क्या है, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई उसका सेल। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, मैं बता दे रहा हूं इस बुक में, होल्ड ऑन, हाँ, उसमें बोला हुआ है कि सेल
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ ये डीके गोयल साहब की किताब में है, सेल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 15 लाख एंड प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी? 15 लाख और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था? 3 लाख। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था? 3 लाख था। प्रीवियस ईयर सेल कितनी थी? 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय इस साल की सेल बोल रहा है। और सेल जो पार्टनर के मरने, पार्टनर जब भी मरा है उस मरने के टाइम तक, मरने के स्पैन तक जो सेल हुई है वो कितनी हुई है? 2 लाख। तो सेल की डेट ऑफ डेथ कितनी हुई है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जो पार्टनर मरा है उसका शेयर, और जो पार्टनर मरा है वाई डाइड हुआ है ना, और जो पार्टनर मरा उसका शेयर है 2/5। ठीक है, 2/5। तो ये बताओ ये फिगर कितना आएगा? 3 लाख बाय 15 लाख 1/5 हो गया। 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख हो गया 40,000। ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 16 कितना? 16 पक्का? यस सर। तो जो मरा हुआ पार्टनर है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? 16,000 ओनली। फंडा क्लियर हो गया सर? ये इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा। ये नहीं है कि फिर रेशियो से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। कोई उसमें एक बट और 50 और एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आंसर। दूसरा मेथड देख लो, उसका मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। दूसरा है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस में कुछ नहीं है। टाइम बेसिस में तुमको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा, बोर्ड में या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा और या तो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा। तो एवरेज प्रॉफिट नहीं देता है कभी कभी, तो क्या कहता है ना कि बीते 3-4 सालों का प्रॉफिट दे देता है, और कहता है ना कि आप टाइम बेसिस पे निकालिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अब 4 साल का प्रॉफिट दे दिया तो एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालोगे? निकालने आता है? 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, डिवाइड बाय 4 करो, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट जो आया उसको यहां रख लो, प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में सिचुएशन के हिसाब से, वो मल्टीप्लाइड बाय मंथ बाय 12, वो पार्टनर कितने महीने रह के मर रहा है। एक अच्छी चीज तुम्हारे साथ क्या होगी डेथ में, डेथ के केस में इसमें, ठीक है, जब मंथ की बात आएगी तो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के टाइम आ जाए, देखो 2 ही जगह मंथ बाय 12 करना है, टाइम तुम्हें 2 ही जगह ध्यान देना है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में, 3 कह लो, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने में। बाकी कहीं ये नहीं देखना है कि पार्टनर कितने दिन रह के मरा, बाकी किसी चीज में नहीं देखना है, सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में देखना है। दिमाग में बैठा लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट। फंडा क्लियर? अब एक तुम्हारे साथ अच्छी चीज होगी कि मरने की कोई डेट तो निश्चित होती नहीं है, मगर बोर्ड एग्जाम्स में मरने की डेट जो होती है वो निश्चित होती है। या तो पार्टनर महीने के अंतिम दिन मरेगा या तो पार्टनर महीने की शुरुआत में मरेगा। फंडा क्लियर? अगर महीने के अंतिम दिन मरेगा, 30 सितंबर को मरेगा, तो सितंबर मंथ काउंट होगा कि नहीं? होगा। और अगर 1 सितंबर को मरेगा तो नहीं होगा। फंडा क्लियर है? कभी कभी किस्मत के हिसाब से चीजें और खराब कर देता है, तो उसमें ये कर देगा कि पार्टनर कुछ दिन रह के मिलेगा। जैसे पार्टनर मान लो मर रहा है 12 जून को, 12th ऑफ जून किसी ईयर में, तो अब उसमें डेज निकालने पड़ेंगे उंगली पे, ठीक है। तो डेज अगर मंथ बाय 12 नहीं निकल रहा है, अगर डेज निकालने की नौबत आ गई, अगर जैसे 15 तारीख को मर रहा है ना, तो 0.5 कर लेना। जैसे 15 जुलाई को मर रहा है तो कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून और 3.5 हुए, ठीक है, 3.5 हुए ना, 3 महीने अप्रैल, मई, जून, और 15 जुलाई को मर रहा है तो 0.5, तो 3.5 बाय 12 कर लेना। मगर कभी कभी क्या होता है कि वो डेट पे मर जाता है। अब जैसे 12 जून को अगर मर रहा है, 12 जून मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि इसमें डेज निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ऊपर डेज लिखोगे, नीचे 365 लिखोगे, ठीक है, 365 डेज का भी एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। डेज हमेशा 76 के मल्टीपल पे होंगे, ठीक है, 73 आई गेस, 73 के मल्टीपल पे डेज, सॉरी 76 नहीं, 73 के मल्टीपल पे डेज हमेशा होंगे। 73 क्यों? क्योंकि 73 बाई 365 जब करोगे, जैसे यहां मैं करके दिखा दे रहा हूं, 73 बाई 365 करोगे तो ये 1/5 आएगा। तो या तो डेज 73 दिन होंगे या तो डेज तुम्हारे 146 होंगे, ठीक है। ये इसी के मल्टीपल में आएंगे हमेशा, ये बात दिमाग में रख लेना। जैसे 12 जून को तुम देख लो, 73 दिन ही आ रहा होगा, 73 डेज ही आ रहे होंगे। अप्रैल के पूरे 30 दिन, मई के 31 दिन, 61 हो गए, 61 हुए, और प्लस जून के 12, 61 प्लस 12 73,
ऐसे ही आएगा। डेज में आएगा तो 73 के मल्टीप्लाई में आएगा, नहीं तो मंथ का तो फंडा क्लियर ही है अपने को। ठीक, तो ये ऐसे निकलेगा डायरेक्ट मरे हुए पार्टनर का, ये जो डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट है डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। इसका भी हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एक साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सेम बुक से हम उठा रहे हैं 10,800 एवरेज प्रॉफिट निकाला है, उसमें हम निकालने का खेल नहीं करेंगे, निकाला हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय वो पार्टनर रह के कब मर रहा है, वो पार्टनर 30 जून को मर रहा है, तो कितने महीने, मंथ काउंट होंगे कि डेज काउंट होंगे, मंथ, कितने महीने हो गए, 30 जून, 30 जून को मर रहा है तो 3 महीने, अप्रैल मई जून, कर लो 3/12। और उस पार्टनर का शेयर कितना है, उस पार्टनर का शेयर जो है वो इक्वल है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, इक्वल है, 3 पार्टनर है, एक मर रहा है तो 1/3 हो गया। ये करो कितना आ रहा है, ये तुम्हारा 3 से 3 कट गया, 900 और ये 12 से ये कटेगा 9 टाइम्स में 900 आ रहा है। फंडा क्लियर भैया। अब सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री में 2 केस है, मेथड निकालने 2 थे, अब जर्नल एंट्री में 2 केस है। ठीक, ये नोट करो, फिर जर्नल एंट्री के दोनों केस बताएंगे, फिर खत्म करेंगे इसको। देखो इसमें जो 2 केस हैं, पहला मान लो कि ए बी सी पार्टनर थे, एक सिचुएशन हम बनाते हैं पहले, फिर हम केस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए बी सी पार्टनर थे, उनका रेशियो था 1:1:1, ठीक है। सी उसमें मर गया, सी डाइड, ठीक। अब अगर ए और बी के बीच का रेशियो जो है वो वही रह गया, पुराना ही रेशियो हो गया, यानी कि रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने की क्या एंट्री बनेगी। और अगर मान लो कि सी के मरने के बाद बोलता है कि ए और बी के बीच में रेशियो जो हो गया वो हो गया आपका 3:2, न्यू रेशियो हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी। तो अगर रेशियो नहीं चेंज होता है तो एंट्री क्या बनती है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस क्यों डेबिट होता है, क्योंकि हम श्योर एंड सर्टेन नहीं होते हैं कि इस साल उतना ही प्रॉफिट होगा, और उससे बड़ी बात हम ये भी श्योर एंड सर्टेन नहीं होते कि इस साल प्रॉफिट ही होगा, मगर फिर भी मरे हुए पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं ना, उसके मरने की डेट तक का प्रॉफिट दे रहे हैं ना, मगर कहीं श्योरिटी और सर्टेनिटी थोड़ी होती है कि नहीं प्रॉफिट होबे करेगा, है। तो पीएल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, जितना भी उसका अमाउंट आया होगा जो तुमने उसमें निकाला था दोनों केसेस में पीछे, ठीक है, चाहे 16,000 चाहे 900 व्हाटएवर का केस में भी। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए और बी का रेशियो चेंज हो गया, तो भैया ओल्ड रेशियो 1:1 था, न्यू रेशियो 3:2 हो गया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो, डेथ में गेनिंग निकालना पड़ता है। तो पीएल सस्पेंस नहीं डेबिट होगा, तब क्या डेबिट होगा, तब डेबिट होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर गेन किया होगा उसकी कैपिटल को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और 2 किसको वो पैसा उठा के दोगे, जो मर गया है, मरा कौन है, सी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। इज इट क्लियर, नोट कर लो, खत्म करेंगे। इसके बाद एक और चीज बाकी रह जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है, इसको नोट करके चलेंगे आगे, इसको नोट करके खत्म करेंगे आज का। देखो यार, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनानी है, ए बी सी पार्टनर है, सी मर गया, तो सबसे पहले सी को क्या दिया जाएगा, उसकी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में लिख लो, जो रिटायरिंग में था, ठीक रिटायरमेंट वाला ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, कोई अंतर नहीं है एक आध 2 पॉइंट्स को छोड़ के। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर सी को उसके शेयर ऑफ गुडविल दे दो, तो शेयर ऑफ गुडविल के लिए रिमेनिंग पार्टनर ही देंगे, रिमेनिंग ही देंगे ना, तो बाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जैसे ए और बी बाकी हैं तो ए और बी देंगे, बाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल वो दे देंगे, वो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या देंगे, गुडविल। यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल है वो किस चीज के लिए लिखी जाएगी, गुडविल के लिए। हो सकता है और क्या सी को मिल रहा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो मंथ बाई 12 करना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना जो कैपिटल होगी सी की बैलेंस शीट में, वो मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई बाई मंथ बाई 12 जरूर करना। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मंथ बाई 12 नहीं करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तुमने।
सी को उसके हिस्से के रिजर्व्स वगैरह दे दो, बाई रिजर्व्स या प्रॉफिट्स जो हैं वो दे दो, जो बैलेंस शीट वाले हैं। और सबसे जरूरी चीज सी को और क्या देनी है, गुडविल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दे दिए। अब सी को इस साल का टिल डेट ऑफ डेथ वाला प्रॉफिट देना है। अब डेट ऑफ डेथ वाला प्रॉफिट देने के लिए दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े हो, या तो पीएल सस्पेंस लिखा जाएगा और या तो रिमेनिंग पार्टनर की, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल लिखी जाएगी। हम पीएल सस्पेंस लेके चलते हैं। अगर रेशियो सेम रहा तो पीएल सस्पेंस लिखोगे, और रेशियो सेम नहीं रहा तो जो बचे हुए पार्टनर है उनका नाम लिखा जाता है। तो बाई पीएल सस्पेंस, पीएल सस्पेंस कब लिखा जाता है, जब कोई चेंज नहीं होता पीएल अनचेंज्ड रेशियो में, अनचेंज्ड रेशियो के टाइम। और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कब लिखी जाती है, बाई उनका नाम कब यहां पे लिखा जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल कब लिखा जाएगा, जब कैपिटल सॉरी रेशियो जो हो वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज्ड रेशियो के केस में। इज दैट क्लियर? डेबिट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, डेबिट में ड्राइंग आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगी। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर राइट ऑफ हुई है तो वो भी आएगी, ठीक। और एक्यूमुलेटेड लॉसेज आएंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज आ जाएंगे। और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है आएगा, इतना बहुत है। और कुछ आएगा तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से तुम जानते हो, थोड़ा बहुत एक आध दो पॉइंट्स अगर ऊंच नीच रह जाए तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है तुमको, क्रेडिट को ऐड कर लो, पेमेंट करना है ना सी को, सी मर रहा है तो सी को पेमेंट करना है, क्रेडिट को जोड़ लो। क्रेडिट तुमने जोड़ा, पीएल सस्पेंस का पैसा लिखते हैं यहाँ पे, और इसका भी फिगर, ठीक है। क्रेडिट तुमने जोड़ा, क्रेडिट का जो पैसा आया वो उठा के डेबिट के टोटल में डाला, ये वाला पैसा यहाँ एरो बनाया हूं यहाँ डाला, इस पैसे में से ये वाला पैसा जो है टोटल माइनस किया। अब जो डिफरेंस आया, पेमेंट के वही तीन मेथड है ना, बोलेगा तो पूरा पे करो, ठीक है, बोलेगा तो लोन में डालो, और नहीं बोलेगा तो भी लोन में डालो। मगर सर एक एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा, ध्यान से सुने बच्चे, यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ा ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये मतलब ब्लंडर समझ लो, बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक नहीं इसके आगे लगता है, ठीक है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर के साथ मिस्टेक वर्ड नहीं लगाना कभी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम टू पे करने बोला तो टू बैंक लगा देंगे, यहीं पे बोला कि लोन में डालो तो हम यहीं पे लोन डाल देंगे। जो मर गया है उसको कैसे पे कर पाओगे, जो मर गया जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है उसको पे करोगे क्या, ये लीजिए सर आपका चेक, बैंक में आपको पे कर रहे हैं, अरे उसकी तो आत्मा थोड़ी लेने आएगी, और हकीकत में आत्मा आ गई लेने तो बहुत नुकसान होगा, ठीक है, वो जाके घूमना पड़ेगा, सबको ले जाएगी। हाँ। तो आप सर उसके रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दोगे, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर। तो यहां पे लिखोगे टू, ये सारा जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उस बैलेंसिंग फिगर को लिए लिखोगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में बैलेंस करोगे। इसको सब लिख लें हम बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये वो पैसा है जो बैलेंस हो रहा है, यहाँ जो एरो मैंने बनाया मार्क किया है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिए, एग्जीक्यूटर को पैसा ट्रांसफर किए हो तो चाहे क्वेश्चन में बोले एग्जाम में बोर्ड में, और चाहे ना बोले, ठीक है, ढिठाई नहीं करनी है कि सर बोला नहीं था तो हम अपने मन से क्यों बनाए, अरे बोलता तो बहुत कुछ नहीं है, फिर भी तुम लोग कर ही रहे हो ना जीवन में। तो भैया यहाँ पे अब तुम बना लो डिसीज्ड पार्टनर की, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर में वो पैसा ट्रांसफर करो, बोर्ड पे देखो, एक मिनट लगेगा बस। मरे हुए पार्टनर में डिसीज्ड पार्टनर किधर आया है, डेबिट में आया है, तो डिसीज्ड पार्टनर में मरे हुए पार्टनर का नाम किधर लिखा जाएगा,
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, मतलब यहां पे अगर सी मरा है तो क्या लिखोगे, सीज कैपिटल, बस बाई सीज कैपिटल लिखोगे। और यहां पे क्या लिखोगे, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इज दैट क्लियर? इसमें क्या लिखोगे, इस वाले अकाउंट में टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट जब बनाओगे तो क्या लिखोगे, बाई सीज कैपिटल, और वो पैसा यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। कौन वाला पैसा, ये पॉइंट नंबर ये 1 वाला पैसा, ये पॉइंट नंबर 1 वाला पैसा यहाँ पे उतार दोगे। उतर गया? अब क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने को बोले तो क्या करोगे, टू बैंक करोगे। अगर पेमेंट करने को ना बोले, लोन में डालने को बोले तो टू एग्जीक्यूटर्स लोन हो जाएगा, उस एग्जीक्यूटर के नाम का लोन अकाउंट खुलेगा। सी के नाम का लोन अकाउंट मत खोल देना, जो मर गया उसका लोन अकाउंट खोलोगे, कितनी शर्म की बात है ना, मतलब है? तो उसके रिप्रेजेंटेटिव का लोन, और अगर कुछ नहीं बोला है तो भी रिप्रेजेंटेटिव का लोन। फंडा क्लियर है सर? यहां पे बैलेंस कर लोगे, 36 में से 8 माइनस करो, कितना होता है जरा बताना। 36 में से 8, हाँ 28। 28 नंबर की पूरी पढ़ाई, पार्टनरशिप पूरी कितने की है, 36 की है। पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई है। ठीक, एक चीज कौन सी बाकी है, सेटलमेंट ऑफ लोन, पार्टनर्स का लोन, उसकी पुरानी वीडियो है वो तुम वहां से देख लोगे। 8 नंबर को छोड़ दो, अब 8 नंबर का डिसोल्यूशन होता है बोर्ड में। डिसोल्यूशन हम पूरा कंप्लीट करेंगे, एक वीडियो में खत्म करेंगे। 28 नंबर की पढ़ाई यहां तक हमारी इस अपने सेकंड फेज की कंप्लीट हो गई है। 28 नंबर की मतलब पास होने भर के लिए पढ़ाई हो गई है। ठीक है, नोट कर लो, आज जाओ घर, बाय बाय।